हूँ आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं सुमित जैन जी, और जो कि चाइना से हैं और उनके ससुराल भी चाइना में, सॉरी है तो इंडिया के, लेकिन ससुराल चाइना में है और चाइना में ही रहते हैं, ससुराल में रहते हैं। सुमित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमर जी, थैंक यू सो मच। और क्लैरिफाई करने के लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू कि भी आपने बता दिया कि भी ये हिंदुस्तानी है, लेकिन अब इनके ससुराल वालों की बुराई करने वाले हैं। तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ कि आप क्या करने वाली है आज। बहू हो या दामाद, उनको अपनी ससुराल की चुगलियां करने में बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी मिलती है, एक इटर्नल हाँ, सेटिस्फैक्शन। जिन्होंने हमारी जिंदगी खराब करी है उनको उनके बारे में बोलना तो अच्छा लगता ही है हमें। जी। तो इसराइल पे जो हमास ने आतंकवादी हमला किया, उसके बाद चाइना का जो स्टैंड है उसको लेकर काफी कुछ सवाल निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट हमास के पास जो हथियार है उनके भी चाइनीज कनेक्शंस की रिपोर्ट सामने आ रही है। तो सबसे पहले जो चाइना का स्टैंड है इसराइल के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है हमास का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि इसके दो तीन एंगल्स हैं। और हम्म। आपको ये हिंदुस्तान में जो लोग बैठे हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लोगों को समझ नहीं आता कि अगर चाइना ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, हमास की सपोर्ट करी है, उसका रीजन क्या है। अब मैं एक एक करके पहलू आपको समझाता हूँ। पहला है कि जब 2006 के अंदर लेबनान के अंदर भी ऐसे पंगा पड़ा था इसराइल के साथ, तो इसराइल ने वहां पर काफी बम्बार्डमेंट किया था। तो उसमें कुछ चाइनीज नेशनल्स थे, इनका इवन लेफ्टिनेंट जनरल था एक, जो कि वहां पर पीस कीपिंग के तौर पर गया हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी वहां पर। तो जब वैसा हुआ तो यहाँ पर पूरा सोशल मीडिया भर दिया इन्होंने कि भाई इसराइल ने हमारा एक सिटीजन को मार दिया। भाई उसमें इसराइल ने कोई उस चाइनीज को तो टारगेट किया नहीं, उसने टेररिस्ट जो वहां पे थे, जो इसराइल के ऊपर हमला करने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया था। उसमें बीच में एक आदमी आ गया, तो उसमें इसराइल वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट यहाँ पर दिखाया ऐसा गया कि इसराइल ने हमारे नेशनल को मार दिया। तो यहाँ पर एक जो नेशनलिज्म की चीज है चाइना के अंदर, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर एक भी आदमी कहीं मरता है इनका, तो पूरी कंट्री उस कंट्री के अगेंस्ट हो जाती है। जैसे गलवान में इनके साथ हुआ है, तो ये सारे के सारे भारतीयों के अगेंस्ट हो गए हैं। इसराइल के साथ 2006 से हैं। एक बार इनका फिलीपींस के अंदर भी इनके कुछ नागरिक जो थे वहां पे छुट्टियां मनाने गए थे, एक बोट उलट उलट गई वहां पर टूरिस्ट की, वहां बंदे मर गए थे। आप देखिए, आज 10-15 साल हो गए हैं, कोई भी चाइनीज आपको फिलीपींस में जाता हुआ नहीं दिखेगा। इन्होंने उसको कम्प्लीटली बॉयकॉट किया हुआ है। एक तो ये हिस्टोरिकल रीजन है जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। हम्म। दूसरा दूसरा है कि ये इसराइल के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि इसराइल का दोस्त है अमेरिका। और अमेरिका के साथ तो इनकी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि जो जो अमेरिका जिस कंट्रीज को सपोर्ट करेगा, चाइना उनको सपोर्ट कर ही नहीं सकता, जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले। जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, वो वाला हाल इनका एक आंकड़ा है अमेरिका के साथ। तो इसराइल के साथ इनकी दुश्मनी पॉलिटिकल भी है और थोड़ी सी हिस्टोरिकल भी है, जो शायद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों को इस चीज़ों को समझ नहीं आती, बिकॉज चाइना एक क्लोज कंट्री है। उनको पता नहीं लगता कि यह चाइना क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है। तो दिस इज द रीजंस बिहाइंड इट। तीसरा ये है कि इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। जैसे ही हमने अपना एक कॉरिडोर अनाउंस किया, सबसे ज्यादा मिर्ची एक ही कंट्री को लगी है जिसका अपना रोड बनते बनते रुक गया। और आप सोच के देखिए कि अगर भारत से रोड भाई मुंबई से चलकर यूरोप तक जाएगी, किसके पेट पे लात मरेगी। तो आप भी समझ सकती हैं। और पैसा कौन लगा रहा है? मिडिल ईस्ट के कंट्रीज एंड इसराइल मिलकर, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान को, तुर्की को, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, उनको हमने बाईपास करके हमने ये कॉरिडोर बनाने की बात करी थी। तो ये कॉरिडोर तो ये उन्होंने पहले बोल दिया था कि शुरू होने से पहले ही ये प्रोजेक्ट फेल है। तो आप समझ सकती हैं ये क्या मतलब था उसका। जी, लेकिन इसके अलावा एक और भी रीजन समझ में आ रहा है और जिस पे काफी चर्चा हो रही है, वो ये कि क्योंकि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच पीस डील साइन होने वाली थी। क्योंकि हम अगर बात करते हैं ग्लोबली, तो एक क्रिश्चियन वर्ल्ड या फिर मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें, लेकिन चाइना का तो कोई वर्ल्ड ही नहीं है। चाइना कहीं ना कहीं सऊदी और जो इस तरह के मुल्क है उनमें घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूएस ने जिस तरह से मीडिएशन कराकर उनके रिश्ते सही कराए और एक पीस डील साइन होने वाली थी, उसके बाद से चाइना को लग रहा था कि मेरे यहाँ पर भी कोई जगह नहीं बचने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक तरफ इसराइल को ये दिखाकर कि किस तरह से इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है,
तो उसको वापस एक तरह से कल्प्रिट या एक तरह से उसको ये दिखा दिया जाए कि बहुत जुल्म करने वाला है, तो मोहम्मद बिन सलमान के पास उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो उनको तो फिर इसराइल से दूरी बनानी पड़ेगी, जो कि अभी दिखाई भी दे रहा है कि वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में नजर भी आ रहे हैं, और जो फिलिस्तीन के लीडर है उनसे मुलाकात भी की है। तो ये एक रीजन भी है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? एम्बर जी, ये सिर्फ एक फैंटेसी है जो आपके इंडियन मीडिया में दिखती है मुझे, कि भाई चाइना वहां पर पीस प्रोसेस नहीं होने देना चाहता। चलो मैं आपसे दूसरी तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ। भी ईरान और सऊदी अरेबिया 1400 साल से एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। वहां पर पीस प्रोसेस किसने शुरू किया? डोंट फील कि मैं चाइना को डिफेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स रख रहा हूँ आपके सामने। जी जी जी। भी अमेरिका ने इतने सालों से कोशिश कर ली कि ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह हो जाए, नहीं हो सकती थी, क्योंकि डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं एक धर्म के अंदर, जो इनकी फॉल्ट लाइंस हैं, और उसे शायद सारी दुनिया ने यूज भी किया। लेकिन चाइना ने ये पीस प्रोसेस भी करवाया बिना किसी के पता होने पे। जब ये साइन हो गया तो लोगों ने बोला, अच्छा, ये 2 साल से नेगोशिएशंस भी चल रही थी और ये पीस प्रोसेस साइन भी हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी 1 महीने में बन गए, डिप्लोमेट्स एक दूसरे में जाने लगे, एम्बेसीज खुल गई, फ्लाइट्स आने जाने शुरू हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर वो ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवा सकते हैं, तो इसराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती क्यों नहीं करवाएंगे? पहली बात ये एक क्वेश्चन पूछने वाला है। सेकेंडली, अब हम देखते हैं कि चाइना का मकसद क्या है। चाइना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की इतनी बात नहीं करता जितना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करता है, कि ये सारी कंट्रीज में मेरा इन्फ्लुएंस बना रहे। सऊदी अरेबिया ईरान को जोड़ने का प्रोसेस एक ही था कि वो पाकिस्तान से ऑलरेडी दुखी है, सारे पैसे उसके डूब गए। उसने दोस्ती किससे करी? ईरान से करी, अफगानिस्तान से करी, कि जो कॉरिडोर वो सीपैक का पाकिस्तान के थ्रू लेके जाना चाहते थे, उन्होंने उसको डेफर कर दिया है। नाउ दे आर गोइंग टू अ रोड, पाकिस्तान चाइना टू अफगानिस्तान टू ईरान एंड टू मिडल ईस्ट। पूरा मिडल ईस्ट एंड यूरोप, उधर से सऊदी अरेबिया को भी जोड़ना था इन्होंने। अब जब इनका पूरा का पूरा जो गेम प्लान है वो शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, उस दादागिरी में जब एक ही दादा हो एक एरिया में, उसमें दूसरा घुसने की बात करे, वो भी मोदी जैसा, तो वो तो किसी को बर्दाश्त होगा नहीं। इट इज जस्ट अ इकोनॉमिक जो वॉरफेयर है ये वाला, कि इकोनॉमिक जो इनकी लात लगने लगी थी इनके पेट के ऊपर, कि भाई इनकी दादागिरी इस एरिया के अंदर वो खत्म हो रही थी। मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने किसी की दोस्ती नहीं कराई, किसी की सुलह नहीं कराई, उन्होंने बस एक रेलवे लाइन डाल दी, जिसका पैसा भी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट वाले लगाने वाले थे, और हमने उसका फायदा उठाना था अपनी मार्केट्स खोलकर टुवर्ड्स यूरोप। ये चाइना कभी भी देख नहीं सकता कि भाई उसके एक तो उसकी दादागिरी बीआरआई की वो खत्म हो, दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी खत्म हो। तो अब सऊदी अरेबिया के ऊपर वो अटैक कर नहीं सकते थे, ईरान के ऊपर वो करना नहीं चाहते। कौन रह गया? द वीकर पॉइंट। वीकर पॉइंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसराइल को वीक है, बट इट्स अ सॉफ्ट टारगेट विच कैन बी अटैक्ड। तो उन्होंने उसी को चुना कि भाई यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहे। अब जब ये डिस्टर्बेंस है, आपको क्या लगता है कोई इस जो प्रोजेक्ट था, जो कॉरिडोर की बात कर रहा है भारत, क्या इसके ऊपर कोई काम करेगा? इट इज बिफोर स्टार्टिंग इट्स अ डेड प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट नॉट सेफ। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सोचेंगे कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, वो भी पीछे हट जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम पीछे हट जाएगा, इंश्योरेंस की आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं वो महंगी हो जाएंगी। दैट मीन्स दिस प्रोजेक्ट हैज बिकम अनवायबल एज ऑफ टुडे। दैट मीन्स 6 महीने साल तो कुछ नहीं होगा इसके ऊपर। इसकी कोई डीपीआर नहीं बनेगी, कोई इसकी रिपोर्ट्स नहीं बनेगी, कोई बुक वर्किंग नहीं होगी इसके ऊपर, क्योंकि सभी इसराइल के अंदर फंस गए हैं। और यही शायद चाइना भी चाहता था, और बाकी भी कई ऐसे मुल्क हैं जो हमारे आसपास, हमारे जो दोस्त मुल्क हमारे आसपास काफी हैं ना, एक तो वो भी चाहते हैं नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कभी शुरू हो। देर इज नॉट अ पॉलिटिकल मोटिव, जैसे मैं इंडियन मीडिया में देखता हूँ कि भाई क्यों कर रहे हैं, इसका प्योर रीजन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिकली दे डू नॉट वांट दिस प्रोजेक्ट टू हैपन, इसलिए वो किसी और को डिस्टर्ब ना करके उन्होंने इसराइल को चुना है। और एंड पॉइंट भी अपना इस प्रोजेक्ट का इसराइल था, क्योंकि इसराइल के बाद सिर्फ कनेक्ट करना था यूरोप के साथ, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये एक जो चाइना का बोलते हैं बार बार कि भाई दे डिड नॉट वांट कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान टू कम क्लोजर, वो तो सबके फायदे की बात है। बिकॉज सऊदी अरेबिया के अंदर जो उनका जो सारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोहम्मद बिन सलमान के 2030 का जो विजन है, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की। और अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर भी आ रही है, जो ये $400 बिलियन की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर आ रही है, इसराइल के अंदर इनके पास ऑलरेडी पोर्ट्स हैं जो इन्होंने अपने कब्जे में करे हुए हैं, इनको डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं। सो दे हैव अ लॉन्ग टर्म गेम प्लान ऑफ कनेक्टिंग मिडल ईस्ट विद चाइना।
तो वहां पर डिस्टर्बेंस का मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ भारत की रफ्तार को रोकने का मकसद है और कुछ भी नहीं है। इट्स इकोनॉमिक, नॉट पॉलिटिकल, जैसे भारत की मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन सुमित जी, अभी अगर हम मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात करें जो अभी G20 में अनाउंस हुआ था, फिलहाल वो थोड़ा सा उसमें खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको इस प्रोजेक्ट का? देखिए, अभी मैंने जैसे बोला बोला आपको कि यू विल नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग ऑन दिस फॉर सम टाइम। और कुछ देर तक आप देखेंगे कि ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया इसको। इसको वो कोई काम नहीं चलेगा, बिकॉज सारी जो फोकस है सारे वर्ल्ड का, सारी कंट्रीज का, वो इसराइल की तरफ चला गया है। अभी आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड है वो भी एक बट गया है कि 100 कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, तो 56 कंट्रीज हैं जो हमास को सपोर्ट कर रही हैं, ये जानवरों को वो सपोर्ट किया जा रहा है, और कुछ न्यूट्रल हैं उसके बीच में। तो दुनिया दोबारा से बट गई है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर था एक, वो अभी वो स्यापा खत्म नहीं हुआ, ये नया शुरू हो गया है। और ये भी लंबा चलने वाला है, ये जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमास भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने भी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को बोल दिया है कि आप आइए, मेरी मदद कीजिए। और ठीक है कि अभी तालिबान जैसी कंट्री ने भी बोल दिया है, तालिबान ने बोल दिया है कि हम पीस के साथ हैं, ये पूरी खबर नहीं होना चाहिए, विच इज अ स्ट्रेंज थिंग टू लिसन टू फ्रॉम तालिबान। बट ऐसे ही होता है, अपने अपने दिल होते हैं सभी के। तो लेकिन ये जो वॉर है, ये अब जल्दी से खत्म होने वाली नहीं दिखती। और ईरान भी नहीं चाहेगा कि भी ये वॉर जल्दी से खत्म हो, सो दैट इसराइल के जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते रहें। चाइना भी नहीं चाहेगा कि ये जो वॉर है ये जल्दी से खत्म हो। अमेरिका का कभी भी इस वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर उनके वहां पर मैन इन बूट अगर वहां पहुंचे भी हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जो उनके हॉस्टेजेस हैं, जो अमेरिकन सिटीजन हैं, उनको रिहा करके ये इमीडिएटली वापस चले जाएंगे। ये अपने लोगों को वहां पर नहीं रोकेंगे मरने के लिए। सो ये जो वॉर है ये लंबा चलने वाला, ये भी जल्दी खत्म नहीं होगा। और ये जो कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि वॉर हो, ये उनके फायदे की बात है। लेकिन अगर हम जो इंडिया मिडिल ईस्ट और ये पूरा यूरोप वाला कॉरिडोर इसकी बात करें, तो इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। जैसे सऊदी की बात करें, इंडिया की बात करें, और यूरोप पूरा इसमें शामिल है। तो एक दुनिया की बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है। ऐसे में आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालने की जो कोशिश चाइना की तरफ से हो रही है, कामयाब हो सकती है? देखिए, अगर ये वो युद्ध लंबा चला गया तो ऑफ कोर्स है कि ये ठंडे बस्ते में जाएगा। सेकेंडली, जैसे जैसे इसराइल वहां पर गाजा में अपनी ऑपरेशंस को करेगा, वहां पे देखिए एक चीज तो क्लियर है कि अब कैजुअलिटीज एक के बदले 1000 नहीं 10,000 होने वाली है। अगर इसराइली 1000 मरा है तो 1 लाख अब पैलेस्टीन वाले लोग, नॉट पैलेस्टीन, पैलेस्टीन नाम की तो कंट्री नहीं है, जो हमास के जानवर हैं ये मरने वाले हैं। तो उसमें और लोग भी मरेंगे। जब ऐसा काम होगा तो सऊदी अरेबिया को भी बैक सीट लेनी पड़ेगी, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, क्योंकि बाकी कंट्रीज बोलेंगी भी वहां पे मुसलमान मर रहा है, आप कैसे इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसराइल भी आपको, सऊदी अरेबिया भी पीछे हटता हुआ दिखेगा। हमने देखा भी है कि अभी भी वो उनकी जो है, वो जो प्रोसेस चल रहा था डिप्लोमेटिकली, अभी वो सारा उन्होंने बैक बैक स्टेज पे आ गया है। अगर वो चीज हो गई है, दैट शोज कि ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा ठंडे रास्ते पे चलने वाला है। इसको अभी रिवाइव करना, इट विल टेक सम टाइम। सो ये जब तक सिचुएशन ठीक होगी, उसके बाद फिर दोबारा से मिलेंगे, फिर दोबारा से शुरू होगा। आप समझ लीजिए 1-2 साल अभी इसके ऊपर कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं इस पूरी चर्चा में सवाल मेरे दिमाग में है, वो ये कि चाइना जैसे सऊदी, मिडिल ईस्ट और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो उनसे तो दोस्ती करता है और उनके साथ बड़ी मोहब्बत रखता है, और अपने ही देश में जो मुसलमान है उनके साथ बड़ा जुल्म होता है। ये हिपोक्रेसी क्यों? नहीं, हिमोक्रेसी नहीं है। द पीपल हेयर दे डिजर्व दिस ट्रीटमेंट। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं कोई एंटी मुसलमान हूँ, बट जहां पर भी मुसलमान जाते हैं वहां पर जाकर एक ही बात बोलते हैं कि हमें अपना शरिया चाहिए, हमें अपनी कंट्री चाहिए। तो ये तो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चाइना में जाकर आप एक एक 1/3 ऑफ द कंट्री आप चाहते हैं कि मुझे अब शिंजियांग का पूरा एरिया हमें अलग दे दीजिए, हमें अपना कंट्री चाहिए जिसमें हम अपना निजाम रखेंगे, हम कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मानते, हम चाइनीज की किसी भी चीज को मानते नहीं हैं। ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आप भारत के अंदर भी अगर आप कश्मीर के लोग हैं, वो बोले कि हमें कश्मीर अलग चाहिए क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज को? वही चीज चाइना के साथ भी है। इट इज नॉट हिपोक्रेसी, इट इज नीड ऑफ द आर। इनकी मजबूरी है, इनको वो हरकतें करनी पड़ती हैं मुसलमानों के साथ। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने में इनकी जान निकली पड़ी है। 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लगे हैं। तो जो मिडिल ईस्ट है वहां पर इनका आइडियोलॉजी का इशू नहीं है। वहां पर कोई भी ये नहीं कहता कि हम चाइनीज के अगेंस्ट हैं, इसलिए इनको इशू नहीं है। वहां पर जाते हैं, गए हैं वहां पर मिडिल ईस्ट में 2 रीजन के कारण। एक, इनकी एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा, इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि वो अब लिबरल होते जा रहे हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट मैडनेस।
जो मदरसा में पढ़ाई जाती है उससे बाहर निकल के वो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। और प्रोग्रेस करने के लिए जो जो उनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनको इंडस्ट्री चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको कंस्ट्रक्शन चाहिए, वो हर चीज चाइना प्रोवाइड कर सकता है। सो दे आर गोइंग देयर ओनली फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन जो शिंजियांग में हो रहा है वो इनकी मजबूरी है। जब तक पागलपन खत्म नहीं होगा मदरसा वाला, तब तक ये जारी रहेगा पाकिस्तान चाइना के अंदर। लेकिन हम जिस पूरी इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, जो हमास ने इसराइल पे हमला किया है, इसमें चाइना की साजिश है, इसमें कतर का भी नाम आ रहा है, इसमें ईरान की भी बात आ रही है, तुर्की की बात आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि मिली जुली साजिश है? किस तरह से आप इसको डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हु इज हम्म। रिस्पॉन्सिबल, यू विल नेवर कम टू नो। यहाँ तक ये भी बातें आ रही हैं कि इसराइल ने खुद ही कराया है अपने लोगों के ऊपर, ताकि वो गाजा को गंजा कर दे। ये भी बातें आ रही हैं। सो जी। यू कैन नेवर कम टू नो इन दिस टुडेज वर्ल्ड विच इज अ वॉरफेयर वर्ल्ड, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन वॉरफेयर। इट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आपने देखा होगा CNN वाले लोग वहां पे कर रहे थे, देखिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, बॉम्ब्स गिरने वाले हैं, कुछ भी था नहीं, इट वॉज जस्ट एक्टिंग दे वर डूइंग, यू नो। और हमने वो भी देखा है कि जो हमास के लोग हैं या पैलेस्टीन के लोग हैं, तो वो अपने लड़के को लेके जा रहे थे कि देखिए मर गया, वो रो रहे थे उसके ऊपर, और जैसे ही उन्होंने सायरन्स की आवाज सुनी, उसको छोड़ के भाग गए सारे के सारे लोग, और जो लड़का वहां पे लेके जा रहे थे अर्थी में, वो भी भाग गया। तो इट वॉज ऑल एक्टिंग जो अल जजीरा के सामने की जा रही थी। आई हैव सीन दोस वीडियोस वेयर दे वर डूइंग ऑल दिस फोटो शूट्स, कि लोगों को दिखाएं कि इसराइल हमारे ऊपर कितना गलत काम कर रहा है, हमने ये रबल्स के अंदर जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उसमें से बच्चे को निकाला है, इसको हम दफनाने जा रहे हैं, इसराइल ने बड़ा गलत काम किया, ये कोई टेररिस्ट था क्या, 6 साल का बच्चा। वो 6 साल का बच्चा मरा ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, एंड वो भी भाग गया उसके बाद सायरन की आवाज सुन के। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये आप देखते रहेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये बहुत सालों के बाद आप देखेंगे, 20-30 साल के बाद शायद पता लगेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन था। तो ये आज की डेट में आप जो ये साइड्स लेने वाला काम है, अगर आप इंडिया में सुनेंगे, जो ये लेफ्ट विंग वाले जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, वो सारे बोलेंगे देखिए ये तो इसराइल ने अपने ऊपर खुद ही कराया है। जैसे भारत में भी बोलते थे कि जो हो रहे बालाकोट हैं, में हुआ बातें वो बातें आ रही है। इनफैक्ट जो वीडियोस जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल ने खुद ही अपने लोगों को टारगेट किया है, टारगेट किया इस है तरह। ताकि वो ये काम कर सके और उसे कोई रोक टोक ना हो। भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर, हमारे फौजी के ऊपर कुछ भी काम होता है, तो कहते हैं मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए ये काम किया है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान तो दूध का धुला हुआ है, हम ही सारे वो हैं, निकम्मे हैं और अपने देश के खिलाफ हैं। तो ये चीजें आपको सुनेगी हमेशा। ये लेफ्ट विंग वाला एक प्रोपागेंडा है, लेकिन इस बार इनका प्रोपागेंडा नहीं चल रहा। उसका रीजन बताता हूँ आपको। उसका मैं थैंक्स टू इलॉन मस्क है। जैसे उसने ट्विटर को बिल्कुल ओपन कर दिया, एवरीबडीज वॉइस इज लिसन्ड। अभी पहले क्या होता था कि हमास के लोग आते थे, गलत काम करते थे, वीडियोस डालते थे, वीडियोस वायरल नहीं हो पाती थी, बिकॉज ट्विटर वाले उसको डिलीट करते थे। और जब उसका रिस्पॉन्स इसराइल वाले देते थे, उसे प्रमोट किया जाता था कि इसराइल वाले दे आर द कल्प्रिट्स। लेकिन इस बार जब पूरी दुनिया ने वो जानवरपन देखा है हमास का, और वो सारी वीडियोस वायरल हुई हैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखा होगा, वो फेसबुक के ऊपर वायरल नहीं हुई, यूट्यूब के ऊपर वायरल नहीं हुई, वो सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही वायरल हुई हैं, बिकॉज इट्स नाउ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी टू रेज देयर वॉइस। अभी लेफ्ट विंग को उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया है। राजदीप सर से सुधाई, उसको भी उसकी निंदा करनी पड़ी है हमास वालों की पहली बार, और इंक्लूडिंग कांग्रेस की निंदा करनी पड़ी उसे मजबूरी में आकर, बिकॉज ही कुड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ। सो ये चीज होती है कि अब ये ओपन वॉरफेयर है। जो आप सुनेंगी उसमें से क्या सच है, क्या गलत है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज नॉट द टाइम टू टेक साइड्स। इट इज टाइम टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द शो विच इजराइल इज गोइंग टू शो परमानेंट सॉल्यूशन। फ्री क्लासेस हैं इस वक्त मोदी जी के लिए, बाकी दुनिया के लिए, कि कैसे इस पागलपन का इलाज किया जाएगा। इट इज एवरी आवर क्लासेस आर गोइंग ऑन। आई होप हमारी गवर्नमेंट उस क्लासेस को देख रही है, फ्री हैं। मोदी जी वैसे भी खर्चा कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हें ये चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन सुमित जी, एक बात फिर से वही पर निकल कर आती है कि हमास एक आतंकी संगठन, वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? कहाँ से इतनी ताकत हमास को मिली है? देखिए, ये तो 1400 साल की हिस्ट्री है कि जब भी इन्हें रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होता है, तो ये इकट्ठे कर लेते हैं, बिकॉज देर इज अ मैडनेस इन द वर्ल्ड कि हमने सबको खत्म करना है, हमने ही सिर्फ जीना है, और जीकर भी क्या करना है, उसके बाद हमने भी आपस में एक दूसरे के गले ही काटने हैं। वो तो हमें एंड रिजल्ट दिखता ही है। लेकिन जो ये मैडनेस है, उसके बाद भी जितनी मैडनेस इन्होंने दिखाई इसराइल के अंदर, अभी आप देखिए स्टेटमेंट क्या आती है।
सारी जो मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो कहती है कि हमें फंड्स इकट्ठे करने चाहिए और हमें पैलेस्टीन के जो कॉज है उसके लिए इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, मिलिटरीली, फाइनेंशियली एंड मॉरली ऑल्सो। तो जब ऐसा एक एक जुनून हो कि हमने ये काम करना ही है, इसराइल के एक एक आदमी को जब तक हम मारेंगे नहीं, तो हमारे जो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि तब तक आपने चैन पे बैठना नहीं है, तो वो जो है वो पागलपन वो चलता जाएगा और ये सपोर्ट मिलती जाएगी। तो अगर आप बोलती हैं कि ये इतनी पावरफुल कैसे हो गए, तो आप समझ सकती हैं ये पावरफुल कैसे हुए हैं, बिकॉज देयर इज अ सपोर्ट फ्रॉम अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड हु सपोर्ट्स दिस कॉज। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि इनको सपोर्ट मिली है, कैसे मिली है। मेरा क्वेश्चन एक ही है, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं जो कहते हैं कि ये जस्ट कॉज है, क्या पैलेस्टीन अगर मिल जाएगा इनको, मैं मैं कहता हूँ कि इनको पैलेस्टीन हमने बना दिया, इनको दे दिया, कि क्या ये शांति से उसके बाद रह जाएंगे? नहीं। उसके बाद बोलेंगे हमें इजराइल चाहिए, हमने सारे यहूदियों को ये मारना है। सवाल मैंने भी इस कई लोगों से कर लिया है कि क्या अगर ये मिल जाए गाजा पट्टी या जो कुछ भी है उसको हैंड ओवर कर दिया तो क्या शांति हो जाएगी? सोल्यूशन है। नहीं होगी, लेकिन नहीं हो, मैं एब्सोल्युटली ओपनली बोलता हूँ आपके यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद इनको इसराइल भी चाहिए। इसराइल लेने के बाद फिर कहेंगे जी अगर हमने इसराइल को ठोक दिया है, अब हमें यूरोप के अंदर भी शरिया लॉ चाहिए और हमने अब क्रिश्चियंस को मारना है। फिर ये उसके बाद यूरोप की तरफ चल जाएंगे। मैं पाकिस्तान पैनलिस्ट के ऊपर, मैंने चैनल के ऊपर कल बात करी मैंने, फिर भी वो कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी इज द ओनली सॉल्यूशन। आई सेड नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। भी अगर सपोजिंग आप इंडिया में बोलते हो कि हमें टू नेशन थ्योरी अगर सक्सेसफुल होती तो पाकिस्तान मिल गया था आपको, आप शांति से बैठे हो, उसके बाद आपको कश्मीर चाहिए। अगर कश्मीर भी हम दे दें आपको, हाइपोथेटिकली बोलता हूँ, फिर आपको पंजाब चाहिए, उसके बाद यूपी में क्योंकि मुसलमान बहुत रहता है वो भी चाहिए, जूनागढ़ चाहिए, हैदराबाद भी चाहिए। तो मैं क्या, आप तो रुकने वाले नहीं है। फिर आप बोलेंगे दिल्ली के ऊपर भी हमने झंडा गाड़ना है, तो आपने तो रुकना नहीं बोलते है हैं क्योंकि लाल आप, किले पे गाड़ेंगे वो। हाँ, तो आपकी किताब में लिखा है कि तब तक आपने रुकना नहीं है जब तक नॉन मुसलमान को मुसलमान या तो कन्वर्ट ना किया जाए या उसका गला ना काटा जाए। तो ये तो आपकी डीएनए की प्रॉब्लम है। तो ये आप रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए पैलेस्टीन इज नॉट द सॉल्यूशन जो आप बोल रहे हैं। दिस इज जस्ट कि आपकी आपने जो मांगा वो आपको दे दिया, उसके बाद आपकी नई डिमांड शुरू हो जाएगी उसी रात। भी आज सुबह आपने एग्रीमेंट किया है, आज रात को नया डिमांड आ जाएगा, अब हमने इसराइल के ऊपर भी कब्जा करना है। दैट मीन्स दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज जो इसका सोर्स है। अब आप किताब को तो जला के फेंक नहीं सकते क्योंकि वो किताब आपकी लिखी हुई है। सोर्स एक ही है जहाँ पे वो किताब पढ़ाई जाती है, जहाँ पर ये मैड रस का रस पिलाया जाता है इनको पागलपन का, वो ही बंद करने पड़ेंगे। उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। शायद भारत ने इसकी शुरुआत असम में शुरू कर दी है, अभी पूरी इंडिया में करने की जरूरत है और पूरी दुनिया में भी इसको करने की जरूरत है। अदरवाइज ये मैडनेस रुक नहीं सकती और कोई सॉल्यूशन नहीं। ये बात तो आपने सही की कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। जिस तरह से मदरसों में बच्चों के अंदर नफरत डाली जाती है दूसरे धर्मों के खिलाफ, वो तो बड़े सवाल है और ये सवाल हम भी लगातार करते हैं। इनफैक्ट यूपी में भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद करते हैं कि पूरे इंडिया में हम बदलाव देखें, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है, उनको तो जो पढ़ाया जाता है वही तो सीख कर वो उसी तरह से बन जाते हैं। लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट बच्चों के ऊपर किया जा रहा है क्या वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस वो सही जगह हो रहा है और ये भी देखना होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप चर्चा में जुड़े और बहुत मजा आया आपकी ससुराल की हमने जुगलिया की। आइंदा भी नहीं, मुझे भी ऐसे अच्छा ही लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है इनकी चुगलियां करके। तो यू यू ऑलवेज टच द टॉपिक ऑफ चाइना। तो आई ऑल्सो लव कभी गौर शो बिकॉज मुझे भी अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है, तो इट्स गुड। उम्मीद है कि आपकी वाइफ देखेगी तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तभी तभी मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि उसको समझ ना आए। लेकिन आजकल तो इतने सारे टूल्स है, सब पता चल जाता है कौन क्या बोल रहा लकीली अभी इनके पास है नहीं, यहाँ पे इतने एक्सेस नहीं है। इनके पास सिर्फ ये है कि जो चाइनीज एप्स हैं, दे आर ऑल अबाउट चाइनीज ओनली, एंड हल्का सा इंग्लिश को कन्वर्ट करने का इनके पास एप्स हैं। और तो अच्छा, आपने थोड़ा मुझे वो भेजे भी थे जो इंग्लिश ट्रांसलेट वाले, जो वो क्या पब्लिक स्लिप बिलबोर्ड्स और स्लिप केयरफुली। स्लिप केयरफुली, और बहुत सारे थे और मैं उनको पढ़ के बहुत हंसी थी। their whole country has all these kind of things, और हम हर रोज हंसते रहते हैं इसको पढ़ के कि यार क्या इंग्लिश लिखी है इन लोगों ने। तो ये इनको पता नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं है, इनको सिर्फ चाइनीज के बारे में पता है। माई आई एम लकी, माई वाइफ शी कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, और उसके हम्म। बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन एंड ऑल, एंड उसने पूरी उम्र जो है
फॉरेनर्स के साथ ही डील किया है, तो उसकी इंग्लिश ठीक है, तो यू कैन कॉन्वर्स विद हर इन अ ह्यूमन लैंग्वेज। सो अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इनके साथ। जी, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए सुमित जी, और आइंदा भी इसी तरह से हम आपके साथ चर्चा में शामिल होते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।